हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट बताइएगा। सब कुछ बढ़िया, परफेक्ट। आ गए स्टूडेंट्स? आ गए आ गए आ गए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। आपको सभी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। अच्छा, तो देखो आज की क्लास में है क्या। आज की क्लास में मैं आपके लिए वो आरसी लेकर के आया हूं जो आरसी आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछा गया था। मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं है, लेकिन थीम, लैंग्वेज, डिफिकल्ट लेवल वही है। मैंने स्टूडेंट से कंफर्म करवाया है जो स्टूडेंट आईबीपीएस क्लर्क मींस दे करके आए थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि एआई है, एआई ने क्या हेल्प करी यूएस के अंदर जिससे कि यूएस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। तो यहां पर बोला गया है एआई कुड डबल यूएस लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, एंथ्रोपिक स्टडी फाइंड। तो कोई एंथ्रोपिक स्टडी हुई है, उससे यहां पर ये चीज पता चली है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दिन हम कर रहे हैं इकोनॉमिक बेस्ड आर्टिकल जो किसी न्यूज़पेपर से उठा रहे हैं, और एक दिन हम किसी मैगजीन से एक रिसर्च या स्टडी बेस्ड हम रीडिंग कॉम्पिटिशन को सोल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा मेंस के अंदर कुछ जो आरसी आ रहे हैं वो हाई लेवल के आ रहे हैं, और वो हाई लेवल के आरसी हमें मैगजीन में ही मिल सकते हैं, न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे। और कुछ आरसी इकोनॉमिक बेस्ड आ रहे हैं, तो वो भी वैसे मैगजीन के ही होते हैं ज्यादातर, लेकिन न्यूज़पेपर से भी हम उसको कवर कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर और रिसर्च, न्यूज़पेपर और रिसर्च, ऐसे मैं आपके लिए एडिटोरियल्स लेकर के आ रहा हूं। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट आप लोगों को लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले वोकैब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली वोकैबुलरी है एम्पायरिकल। तो जब भी बात रिसर्च की होगी, जब भी बात स्टडी की होगी, तो उसमें दो वोकैब जरूर मिलेंगे आपको, एम्पायरिकल और एनेक्डोटल। ठीक है जी हाँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं फिर से बता देता हूं, आज हम एआई रिलेटेड एक पूरा एडिटोरियल करने वाले हैं, और ये एडिटोरियल आईबीपीएस क्लर्क मेंस में सेम ऐसा ही एडिटोरियल आ चुका है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी इसकी बात हो रही थी। और ये है इसकी वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। तो अब हम वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज पहली वोकैबुलरी है एम्पायरिकल। एम्पायरिकल का मतलब क्या होता है? देखो, एम्पायरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस। मतलब कोई भी अगर बात कही जा रही है तो उसका एक प्रूफ है, उसका एविडेंस है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसको ऑब्जर्व कर चुके हैं, तभी वो बात कही जा रही है। उस बात के लिए अपन एम्पायरिकल वोकैब का यूज करते हैं। एम्पायरिकल एक एडजेक्टिव है, क्यों? जिसके पीछे आईसीएल आता है, आईसीएल आता है, वो क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आप आईसी को भले ही भूल सकते हो, आप एएल को याद रखो। जनरली जिनके पीछे एएल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एम्पायरिकल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड, ऑब्जर्वेशनल है, एएल लगा हुआ है, मतलब एडजेक्टिव बनाया है, ऑब्जर्व कर रखा है हमने इसको। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है। एक्सपीरियंशियल लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस एक ही बात है। प्रैग्मैटिक हो गया यहाँ पर। प्रैग्मैटिक का मतलब क्या है? प्रैग्मैटिक का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यार बहुत चीज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैग्मैटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, फैक्चुअल। तो एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो ये सब एम्पायरिकल के सिनोनिम्स हैं। अगर आप इधर देखोगे तो इसको एडजेक्टिव ऐसे लिखते हैं, इसका एडवर्ब ऐसे बनता है, एलवाई लग जाता है। आज जो एग्जांपल देखते हैं, दी स्टडी प्रोवाइड्स, स्टडी प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है? एम्पायरिकल डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो बहुत ही ज्यादा ठोस है, मजबूत है,
एविडेंस है, जिसका एक्सपेरिमेंट हो रखा है इस डाटा पे, टू सपोर्ट दी न्यू थ्योरी। तो न्यू थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये स्टडी एम्पिरिकल डाटा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इसका एंटोनिम। देखो थ्योरेटिकल एंटोनिम हो गया, सिर्फ थ्योरी में एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा। स्पेक्युलेटिव हो गया, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनेशन में। कंजेक्चुअल, तो कंजेक्चुअल वैसे कंजेक्चुअल से बना है। कंजेक्चर एक वोकैब होती है। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? कंजेक्चर का मतलब यही होता है कि भाई ओपिनियन क्या है ना, क्या चीज अपन ने इसमें से प्रेडिक्ट करी, इस तरीके से एस्टिमेट लगा लिया। तो वहां से कंजेक्चर से ही कंजेक्चुरल बना, मतलब एडवर्ब बना यहाँ पर, सॉरी एडजेक्टिव बना यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वही ख्याली बातें, इनटेंजिबल। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आई होप आपको एम्पेरिकल क्लियर होगा। एक और मैं इसका ना एंटोनिम लिखता हूं, अनेक्डोटल। अनेक्डोटल, तो ये जो अनेक्डोटल होता है इसका ही मतलब होता है कोई बात थ्योरेटिकल है। तो आप लोग एम्पेरिकल और अनेक्डोटल को ध्यान रखेंगे। अगला वो क्या, क्वांटिफाई। क्वांटिफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है? टू मेजर और एक्सप्रेस समथिंग न्यूमेरिकली। किसी भी चीज को मेजर करना या फिर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना नंबर्स में, उसको क्वांटिफाई कहते हैं। जैसे भाई कितनी एंट्री हुई, तो वो एंट्री को गिन रहे हैं अपन। भाई 100 एंट्री हुई, 200 एंट्री हुई, 300 एंट्री हुई, तो उस एंट्री को गिनना, उसको मेजर करना या एक्सप्रेस करना न्यूमेरिकली, उसको अपन क्वांटिफाई कहते हैं। आप मेजर बोल सकते हो सिंपली, आप कैलकुलेट बोल सकते हो, आप गेज बोल सकते हो। गेज का मतलब एनालाइज करना भी होता है, एनालिसिस करना भी होता है। गेज का मतलब एस्टिमेट लगाना भी होता है, मेजर करना भी होता है। एसेस, एसेस का भी मतलब एनालाइज करना होता है, इवेल्युएट करना। तो ये सब इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एग्जांपल देखो, इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द इंपैक्ट ऑफ सच पॉलिसी चेंजेस। अब देखो यहाँ पर अपन गिन नहीं सकते, अपन पॉलिसी चेंजेस को गिन थोड़ी ना सकते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है कि हम इवेल्युएट कर पाए, हम एनालाइज कर पाए, हम एस्टिमेट लगा पाए किस चीज का, कि क्या इंपैक्ट होगा इन पॉलिसी चेंजेस का। तो जरूरी नहीं है आप किसी भी चीज को गिनो, हम मेजर की भी बात कर सकते हैं, हम इवेल्युएट की भी बात कर सकते हैं, हम उसके लिए गेज कर रहे हैं, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वांटिफाई वोकैब को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एंटोनिम देखो, एस्टिमेट लगाया वेगली तरीके से, रफ तरीके से, गेस कर दिया, अप्रोक्सीमेट बता दिया, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर आप इधर आएंगे तो वर्ब क्वांटिफाई, अपन वर्ब की बात कर रहे हैं क्वांटिफाई। अगर आप इसको नाउन बनाना चाहोगे तो क्वांटिफिकेशन नाउन बन गया। क्वांटिफिएबल ये आपका एडजेक्टिव बन गया, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। क्वांटिफिएबली ये आपका एडवर्ब बन गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक क्लियर है? चलें आगे। चलिए एक्स्ट्रापोलेट। अब देखो एक्स्ट्रापोलेट के अंदर आपको एक्स्ट्रा का सेंस आ रहा होगा, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है टू इन्फर, इन्फर करना, एस्टिमेट लगाना बाय एक्सटेंडिंग नोन इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या चीज। मान लो आपके पास कोई डाटा है, अब आपने उस डाटा को अच्छे से एनालाइज करा, अच्छे से स्टडी करा, फिर आप आइडिया लगा रहे हो अब क्या हो सकता है, ये डाटा है तो अब इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज आपके हाथ में है, या तो अभी आपके हाथ में, या पहले की कोई चीज आपके हाथ में पड़ी है, पहले का कोई डाटा पड़ा है, आपने देखा यार पिछले साल है ना आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो लेवल था वो ये आया था। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग पिछले साल ये लेवल आया था, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम इतना तो पढ़ ही लेते हैं, इससे थोड़ा सा हाई और पढ़ लेते हैं, ऐसा। तो आपने क्या करा, एक्स्ट्रापोलेट करा, जो भी चीज आपके पास पड़ी थी उसमें से आपने एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करी, इन्फर करने की कोशिश करी, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं। तो इन्फर डिड्यूस करना, प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट मतलब एस्टिमेट लगाना, या फिर एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमिस्ट एक्स्ट्रापोलेट, जो इकोनॉमिस्ट है वो एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेंड्स को फ्रॉम पास्ट डाटा। पास्ट डाटा को देखते हुए कह रहे हैं यार फ्यूचर में क्या होगा, तो वो एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, मतलब वो आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज निकालना, एक्स्ट्रा कोई चीज को समझना। ठीक है, चलिए अगर आप इसके एंटोनिम देखेंगे तो मिसकैलकुलेट, मिसजज, इग्नोर, अंडर
अंडरस्टेट करना, अंडरस्टेट करने का मतलब लेस इंपॉर्टेंस बताना, किसी को डिस्टोर्ट करना है, डिस्टोर्ट का मतलब बिगाड़ना। आई थिंक आप लोग को पता होगा। पार्ट ऑफ स्पीच पे अगर आप आओगे तो देखो एक्स्ट्रापोलेट हो गया, एक्स्ट्रापोलेट ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, एक्स्ट्रापोलेटेड सेकंड फॉर्म, एक्स्ट्रापोलेटिंग आईएनजी फॉर्म। नाउन अगर लगाना है तो एक्स्ट्रापोलेशन नाउन हो जाएगा, अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है तो एक्स्ट्रापोलेटिव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वोकैब पे। अनऑर्थोडॉक्स। देखो ऑर्थोडॉक्स आई होप आप लोग को पता होगा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो चीज पहले से चली आ रही है या कोई चीज कॉमन है, ट्रेडिशन है, मतलब ये चीज चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है, कन्वेंशनल, तो उसको अपन ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। लेकिन अगर अनऑर्थोडॉक्स लग गया मतलब कोई चीज बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल नई है, नए जमाने की कोई चीज है, तो उसको अपन अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो नॉट फॉलोइंग ट्रेडिशनल और यूजुअल मेथड्स, तो बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल और यूजुअल मेथड को फॉलो ना करना, उसको अपन अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, हिज अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच सरप्राइज द एंटायर टीम। तो उसकी जो अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच थी, मतलब एकदम न्यू अप्रोच जो थी, उसने सरप्राइज कर दिया पूरी टीम को। तो आप अगर कन्वेंशनल लिखते तो वही पुराना हो जाता, जो चला आ रहा है वो हो जाता। अनकन्वेंशनल लिख के चीज न्यू हो गई। आर्टिपिकल, आर्टिपिकल का भी मतलब कोई चीज न्यू हो गई। रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट चेंज होता है। रेडिकल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट शिफ्ट या फिर कंप्लीट चेंज होता है, कंप्लीट चेंज। उसके बाद इनोवेटिव, इनोवेटिव आई होप आपको पता है। ऑफ बीट, ऑफ बीट का मतलब जो बीट चल रही थी, जो चीज चली आ रही थी उससे कुछ ऑफ कर दिया, कुछ अलग कर दिया, उसको अपन ऑफ बीट कहते हैं। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। एंटोनिम अगर आप देखोगे तो कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, ऑर्थोडॉक्स, कस्टमरी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इसकी एंटोनिम हो जाएगी, मतलब जो चीज चली आ रही है वही चीज चलाते रहना। अगर आप यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स की अगर अपन बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन अगर आप जाओगे तो अनऑर्थोडॉक्सी हो जाएगा। अनऑर्थोडॉक्सली एडवर्ब हो जाएगा, एलवाई लग गया तो। क्लियर? चलिए, रिकर्सिव। देखो रिकर्सिव कैसे याद रखोगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। आपने कर्सर तो सुना होगा, माउस का कर्सर होता है। माउस के कर्सर को ऐसे, जो माउस का कर्सर होता है अपन इधर लेकर आते हैं, इधर लेकर आते हैं, डिलीट करना होता है तो इस कर्सर को वो क्या कर रहा है? रिकर्सर कर रहा है। रिकर्सर मान लो आप, रिकर्सिव है, रिकर्सर, कर्सर से रिलेट कर लो। तो रिकर्सर करना मतलब उस कर्सर को वापस एक ही जगह लेकर के आना। तो रिकर्सर, रिकर्सर। तो इसका मतलब, रिकर्सिव का मतलब होता है एक ही चीज को रिपीट करना। तो आप बोल सकते हो कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन और सेल्फ रेफरेंस। तो कोई चीज ऐसी है जो खुद से ही खुद को रेफरेंस दे रही है और जो खुद ही अपने आप रिपीट हुई जा रही है, तो उसको अपन रिकर्सिव कहते हैं। सिनोनिम देख लो, पता लग जाएगा। रिपीटेटिव, रिपीट होना। इटरेटिव, बार बार दोहराना। साइक्लिक, लूप में कोई काम होना। जैसे आपने मान लो कोई यूट्यूब पे कोई क्लास है, उसको आपने लूप पे लगा दिया, तो वही क्लास खत्म होगी वापस चल जाएगी, खत्म होगी वापस चल जाएगी, तो लूपिंग। रिकरेंट, तो रिकरेंट का भी मतलब ये हो जाएगा किसी भी चीज को बार बार चलाते रहना। तो रिकर्सिव आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब रिपीटेटिव टास्क। तो द एल्गोरिथम यूजेस अ रिकर्सिव फंक्शन। तो जो एल्गोरिथम है ये यूज करता है रिकर्सिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो रिपीट होता है, टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन को यूज कर रहा है ये एल्गोरिथम। ठीक है। एंटोनिम में लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होगा? जो रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद नॉन रिपीटेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, सिंगुलर, ये सब एंटोनिम हो गए। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो रिकर्सिव, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, एडजेक्टिव होता है। रिकर्सिवली एलवाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। रिकर्शन अगर आपको नाउन बनाना है तो ऐसा नाउन दिखेगा, जिसके पीछे TION आता है और SION आता है, वो जनरली नाउन होता है। एक वोकैब होती है अपोर्शन, है ना, अपोर्शन, ये वर्ब होता है। पीछे TION लगा लेकिन फिर भी क्या है? वर्ब। याद रख।
बाकी जनरली जो TION जिसके पीछे आता है, SION जिसके पीछे आता है, वो नाउन। यहां पर SIV आ रखा है इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर TIV आ रहा होता तो वो भी क्या होता, एडजेक्टिव। जैसे देखो ये रहा एक वोकैब होता है इंपेरेटिव, एक वोकैब होता है इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव एडजेक्टिव भी होता है क्योंकि पीछे TIV आ रहा है, और ये नाउन भी बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वोकैब। कैविट। अब देखो एक होता है कैविटी, कैविटी जो हमारे दांतों में लग जाती है उसको अपन कैविटी कहते हैं, ये है कैविएट। तो कैविएट का मतलब क्या होता है, कैविएट का मतलब होता है कि एक वार्निंग या फिर क्वेश्चनरी नोट, एक ही बात है, चाहे वार्निंग दो या चेतावनी भरा नोट दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि भाई वार्निंग है, यहां तक ही आप कर सकते हो, यही चीज कर सकते हो, वार्निंग मिली हुई है। ठीक है, आई थिंक मैंने अपोर्शन में डबल पी लगाना, डबल पी है आज। तो कैविएट का मतलब क्या हो जाएगा, वार्निंग और क्वेश्चनरी नोट। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड है अ कैविएट अबाउट, एक वार्निंग किसको लेके, लेट पेमेंट को लेकर के। अगर लेट पेमेंट दी तो इसके लिए वार्निंग है, ये आपको फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वार्निंग है, कैविएट का मतलब वार्निंग है लेट पेमेंट्स को लेकर के। तो आप वार्निंग कह सकते हो, क्वेश्चन कह सकते हो, स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त, शर्त को अपन स्टिपुलेशन कहते हैं। कंडीशन, कंडीशन हो गया, शर्त हो गई, उसको अपन स्टिपुलेशन कहते हैं। अलर्ट, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम में अश्योरेंस देना, अश्योरेंस मतलब, अश्योरेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ ठीक है आप ये कर सकते हो, अश्योरेंस आप। उसके बाद गारंटी देना, कंफर्मेशन देना, सर्टेनिटी दिखाना, अप्रूवल दिखाना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर आप नाउन देखोगे तो कैविएट नाउन ही होता है, सिंगुलर प्लूरल इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है सभी को। अब देखो यहां पर अप्रूवल लिखा है, पीछे एल आ रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा एल जिसके पीछे आता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अप्रूवल का मतलब नाउन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो हम ट्रिक सीखते हैं ना, जैसे पीछे एल आना, जैसे पीछे IC आना, TIV आना, ये जर्नली एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभी नाउन की तरह भी यूज हो जाते हैं, वो नाउन ही रहते हैं। तो वो बस जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बस कोई बताने वाला हो कि ये नाउन होता है, तो आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये नाउन है। आगे बढ़ जाते हैं अगली वोकैब पे, वेरासिटी। तो वेरासिटी को देखिए, वेरासिटी का मीनिंग क्या है, अब देखिए वेरासिटी का मतलब क्या है, वेरासिटी का मतलब है ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी। कैसे पता चलेगा, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। देखो एक होता है वोकैब वोरेशियस, वोरेशियस एडजेक्टिव है क्योंकि मैंने OUS लिखा है, अभी पहले एडजेक्टिव से समझो फिर मैं आपको नाउन भी बता दूं। एक होता है वेराशियस, ठीक है, और वेरासिटी, वेराशियस और वोरेशियस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस यहां पर O आ रखा है, यहां पर E आ रखा है। ई से जब ई आ जाए तो इसका मतलब कोई चीज एक्यूरेट की बात होगी, और अगर ओ आ जाए, ओ का मतलब पेटू, पेटू का मतलब गजलिंग। अभी गजलिंग क्या होता है, मतलब ज्यादा खाने वाला, पेटू। अब ज्यादा खाने वाला मतलब ज्यादा कंज्यूम करने वाला। अब क्या क्या चीज कंज्यूम कर सकता है, मान लो कोई बहुत ज्यादा रीड करता है, किसी को रीडिंग की बहुत ज्यादा हैबिट है, रीडिंग का भूखा है, रीड ही रीड किए जा रहा है, तब हम उसके लिए वोरेशियस यूज करते हैं। मान लो कोई हार्ड वर्किंग है, काम ही काम करता रहता है, काम जितना भी दे दो उसको काम की भूख है, तो भी हम उसको वोरेशियस कहेंगे। तो बेसिकली लिटरल मीनिंग में चाहे आप भूखा बोलो या फिगरेटिव मीनिंग में आप भूखा बोलो, आपको वोरेशियस वोकैब को यूज करना है, जो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। लेकिन वेराशियस का मतलब होता है एक्यूरेट, ट्रूथफुलनेस, की कोई भी चीज एक्यूरेट है, सच है, क्या कहते हैं अपन, कोई भी चीज
कंफर्म है तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेरेशियस कहते हैं। तो इसका मतलब जब अपन वेरेशियस और वोरेशियस के डिफरेंस को समझ जाएंगे तो फिर हम इसका नाउन फॉर्म भी सीख जाएंगे। जैसे वेरेशियस का नाउन फॉर्म क्या है, वेरेसिटी, इसका क्या होगा, वोरेसिटी होगा, बस ओ का फर्क आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? तो आपने देखा वेरेसिटी है, ई आ रखा है, इसका मतलब ट्रूथफुलनेस, वो सच है, और उसमें एक्यूरेसी है, मतलब वो एक्यूरेट। तो आप ट्रूथफुलनेस बोल सकते हो, एक्यूरेसी बोल सकते हो, ऑथेंटिसिटी बोल सकते हो, रिलायबिलिटी बोल सकते हो, ऑनेस्टी बोल सकते हो। द जर्नलिस्ट क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट, तो जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्यूरेसी को लेकर के इस रिपोर्ट की। क्लियर? बताइए। हाँ जी हाँ। और अगर आप इसके सिनोनिम्स देखोगे तो प्रोबिटी, प्रोबिटी इसका सिनोनिम हो जाए। प्रोबिटी भी एग्जाम में यूज होता रहता है। वीनू कह रहे हैं कि सर हमारे जाते ही पीपीटी चेंज कर दी। बस ऐसा ही है, अपडेट होना पड़ता है भाई, अपडेट कर रहे हैं खुद को भाई वीनू। और आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक कर दो। देखो कितने शानदार तरीके से आपको पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्म्स भी बता रहा हूं, साथ ही साथ वोकैब भी बहुत तगड़ी है, और आपको सिमिलर वोकैबलरी भी बता रहा हूं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस शायद मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉन्स्पिक्वस है ये बहुत बार आ चुका है, अभी अभी में एक महीने में ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है एक ही महीने में। कॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या है, क्लियरली, कोई चीज क्लियरली विजिबल है, स्पष्ट रूप से, तो स्पष्ट, इजिली नोटिसेबल, अट्रैक्टिंग अटेंशन, तो कोई चीज अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, इजिली नोटिसेबल है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्पिक्वस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कभी आप किसी पार्टी में गए हैं तो एक अजीब सा कार्टून आ गया है, कार्टून जैसी ड्रेस पहन के, तो वो अलग ही नोटिसेबल है, सब उस कार्टून को ही देखे जा रहे हैं, यार ये कार्टून कौन है। तो या तो चमक धमक वाले कपड़े पहन के कार्टून बन जाना, या कुछ ऐसा पहन लेना जो सबका ध्यान पड़े, सबको लगे यार ये कार्टून कौन आ गया। तो कुल मिला करके कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है क्लियरली नोटिसेबल, भीड़ में भी दूर से दिख जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्पिक्वस कहते हैं। हाँ भाई, तो नोटिसेबल बोल सकते हो, प्रोमिनेंट बोल सकते हो, एविडेंट बोल सकते हो, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक हो रहा है अलग से, विजिबल आप लोग बोल सकते हो। एग्जांपल देखो, शी वोर अ कॉन्स्पिक्वस रेड ड्रेस, तो उसने क्या पहन रखा था, एक कॉन्स्पिक्वस रेड ड्रेस टू दी इवेंट, मतलब ऐसी रेड ड्रेस पहनी थी जो क्लियरली विजिबल थी, जो नोटिसेबल थी। अब ड्रेस तो विजिबल होगी, मतलब नोटिसेबल, पूरी भीड़ में, इवेंट में वही अलग दिख रही थी, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्पिक्वस कहते हैं। अब कार्टून लग रही थी या अच्छी लग रही थी, ये तो भाई जिसने देखा होगा उसको पता होगा, है ना। अब एंटोनिम में आ जाओ, इनकॉन्स्पिक्वस मतलब नॉर्मल, साधारण, हिडन भी आप बोल सकते हो, छुपा हुआ, सटल भी बोल सकते हो, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, अनरिमार्केबल भी बोल सकते हो, साधारण भी अपन इसमें बोल सकते हैं, नॉर्मल, कॉमन भी बोल सकते हैं, कॉमन भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब आप इधर कॉन्स्पिक्वसनेस, अगर कोई आपके पास एडजेक्टिव दे रखा है जिसके पीछे देखो ओ यू एस आता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है, जिसके पीछे ए बी एल ई आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, जिसके पीछे आई बी एल ई आता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसके पीछे ई एन टी आता है जनरली वो एडजेक्टिव होता है, जैसे प्रोमिनेंट, एविडेंट, है ना। जैसे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट तो एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखिए गवर्नमेंट नाउन है, ई एन टी वाले जर्नली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आईबीएलई और एबीएलई मैंने लिख ही दिया, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है भाई। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एडजेक्टिव के पीछे अगर आपने नेस लगा दिया, लेस नहीं, अगर लेस किसी के पीछे आता है तो वो भी एडजेक्टिव होता है, नेस, तो नेस लगाने से वो चीज नाउन हो जाती है। और याद रखना, नेस जब लगाया है तो मतलब एडजेक्टिव था पहले, उस एडजेक्टिव में नेस लगाया तभी वो नाउन होता है। कोई एडजेक्टिव में नेस लगाते हो तभी वो नाउन बनता है। तो कॉन्स्पिक्वसनेस, कॉन्स्पिक्वस और कॉन्स्पिक्वसली, ये सब एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन हो जाएंगे। जैसे अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो देखो ट्रूथफुल, तो ट्रूथफुल मतलब सच से भरा हुआ, तो फुल जिसके पीछे एफ यू एल आता है वो भी एडजेक्टिव होते। अब हमें इसको नाउन बनाना था तो देखो एन ई डबल एस लगाया गया नाउन बनाने के लिए। क्लियर? चलिए, स्टार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब, स्टार्क। स्टार्क का मीनिंग क्या होता है, स्टार्क का मीनिंग होता है वो चीज क्लियर, एक तो इसका मतलब क्या होता है, क्लियर,
एक इसका मतलब होता है हार्श, सीवियर। तो आप हार्श बोल सकते हो, सीवियर बोल सकते हो, कंप्लीटली क्लियर बोल सकते हो और ऑब्वियस बोल सकते हो। तो एक तो मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, कुछ चीज क्लियर है, स्पष्ट है, ऑब्वियस है, ग्लैरिंग है। ऑब्वियस का दूसरा वोकैब क्या होता है, ग्लैरिंग होता है, ग्लैरिंग। ठीक है, कोई चीज ग्लैरिंग है, ऑब्वियस है। और आप एक और इसका मीनिंग बना सकते हो, हार्श और सीवियर से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, द रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ स्टार्क पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो अब इकोनॉमिक स्लो डाउन नेगेटिव बात है, तो यहाँ पे क्लियर तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे हार्श लिखना सही रहेगा, सीवियर लिखना सही रहेगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो रिपोर्ट है प्रेजेंट कर रही है एक सीवियर और हार्श पिक्चर इकोनॉमिक स्लो डाउन, ऐसे। ठीक है, तो आप हार्श बोल सकते हो, ब्लिक बोल सकते हो, आप ग्लूम बोल सकते हो, ठीक है, सीवियर बोल सकते हो, एब्सोल्यूट बोल सकते हो। एब्सोल्यूट का मतलब तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट से रिलेटेड हो जाएगा, क्लियर से रिलेटेड हो जाएगा। अनएम्बिगुअस का मतलब भी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों आप लेकर के जाओ, क्लियर और ऑब्वियस का सिनोनिम्स, और ये तीनों लेकर के जाओ सीवियर और हार्श का सिनोनिम। अगर आप एंटोनिम में जाओगे तो माइल्ड, मामूली, प्लीजेंट, अच्छा, सॉफ्ट, पता ही आपको, वेग, जेंटल। तो जेंटल माइल्ड एक ही बात है। अब आप इधर आ जाओ इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पे, स्टार्कनेस, ये लो भाई नाउन बना दिया एनईएस लगा के। स्टार्क खुद अपने आप में एडजेक्टिव है, आपको याद रखना है, स्टार्क का एडजेक्टिव है, एलवाई लगा करके एडवर्ब बना दिया, बात खत्म। चलो नेक्स्ट वोकैब, प्रोग्नोस्टिकेशन। क्या है, प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोसिस से बनाई, किससे बनाए, प्रोग्नोसिस से बना। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी डिजीज से रिलेटेड होता है, किसी डिजीज के बारे में कोई चीज पहले से ही सोच लेना, प्रिडिक्ट कर लेना। लेकिन प्रोग्नोसिस एक ऐसा वोकैब बना जो जरूरी नहीं डिजीज के लिए यूज किया जाए, एक्चुअल में बना डिजीज के लिए था प्रोग्नोसिस, है ना, जैसे डायग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस तो बना डिजीज के लिए था। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रोग्नोसिस को नॉर्मल सेंटेंसेस में भी यूज करने लग गए। वैसे नॉर्मल सेंटेंस के लिए प्रेडिक्शन बना हुआ है, एस्टिमेशन बना हुआ है, एंटिसिपेट बना हुआ है ना, लेकिन प्रोग्नोसिस को भी नॉर्मल वोकैब, नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करने लगा है। जनरली प्रोग्नोसिस मेडिकल को कोई सेंटेंस हो गया, डिजीज का कोई सेंटेंस हो गया, उसमें यूज होता था। लेकिन आप लोग ये मानिएगा प्रोग्नोसिस कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज की आप लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। तो प्रोग्नोस्टिकेशन वहां से नाउन बनाया गया, प्रोग्नोसिस से प्रोग्नोस्टिकेशन नाउन बनाया गया, और इसका मतलब प्रिडिक्शन और फोरकास्ट बना। ठीक है, प्रिडिक्शन और फोरकास्ट बना। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन प्रोग्नोसिस भी इसी में आता है। अगर आप इसकी वर्ब देखोगे तो प्रोग्नोस्टिकेट वर्ब हो जाएगी, प्रोग्नोस्टिकेट करना। नाउन देखोगे तो प्रोग्नोस्टिकेटर, ये तो वो हो गया जो प्रोग्नोस्टिकेट कर रहा है, मतलब जो प्रोजेक्शन निकाल रहा है, जो प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो बंदा हो गया। एडजेक्टिव प्रोग्नोस्टिक, और नाउन, नाउन तो अपन पढ़ ही रहे। चलिए ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब प्रेडिक्शन होता है और फोरकास्ट होता है। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट्स ऑफर्ड ग्रिम। अब देखो एक्सपर्ट जो है वो ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं ग्रिम प्रोग्नोस्टिकेशन। ग्रिम मतलब नेगेटिव, प्रोग्नोस्टिकेशन किसके लिए, अबाउट कमिंग रिसेशन, जो रिसेशन आने वाला है उसको लेकर के ये लोग अपने जो प्रोग्नोस्टिकेशन है, अपने जो इनका प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्ट है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ग्रिम है। तो फोरकास्ट बोल सकते हो, प्रेडिक्शन बोल सकते हो, प्रोजेक्शन बोल सकते हो। प्रोफेसी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, प्रोफेसी। प्रोफेसी को आप लोग याद रखेंगे, प्रोफेसी द हिंदू में भी आ चुका है। हाँ, टेंडर का मतलब भी सॉफ्ट होता है, लेकिन टेंडर जब सॉफ्ट, टेंडर का मतलब भी सॉफ्ट होता है, लेकिन याद रखना, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा तो मैं बता देता हूँ। टेंडर का मतलब सॉफ्ट तभी होगा जब हम किसी खाने की या मीट की बात करेंगे, खाने की या फिर अपन मीट की बात करेंगे। मीट को या खाने को पकाया और वो सॉफ्ट हो गया, तभी हम टेंडर को सॉफ्ट मानेंगे। नॉर्मली सॉफ्ट को अपन टेंडर नहीं बोलते, ठीक है। हाँ, तो प्रोफेसी हो गया, प्रोफेसी भी याद रखिएगा, प्रोफेसी का मतलब फोरकास्ट होता है, आउटलुक। अगर आप एंटोनिम में जाएंगे तो हाइंडसाइट, हाइंडसाइट का मतलब कोई घटना हो गई उसके बाद की कहानी। रिकाउंटिंग, वापस से रिकाउंट करना, कोई चीज हो गई अब उसको अपन वापस से इमेजिन कर रहे हैं, रिकाउंट कर रहे हैं।
मेमोरी, रिकॉल, रिव्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, कोई चीज हो गई है उसके बाद की कहानी है, ये पहले से उसकी कहानी बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट, देखो इसका नाउन फॉर्म बहुत तगड़ा है। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस नाउन फॉर्म देखो क्या है, ऑब्सोलेसेंस। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि यार अगर ऑब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है तो हमें इसके पीछे एनी डबल एस लगा देना चाहिए था, नहीं, इसका नाउन फॉर्म ऐसे बना ऑब्सोलेसेंस। तो ऑब्सोलेसेंस या फिर ऑब्सोलीट एक ही बात है। इनका मतलब क्या होता है, कोई चीज पुराना है, आउटडेटेड है, नो लॉन्गर इज यूज, मतलब कोई चीज बहुत पुरानी है, आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको अपन एब्सोल्यूट कहते हैं। आउटडेट, आर्केक बोल सकते हो, ओल्ड फैशन बोल सकते हो, रिडेंडेंट बोल सकते हो, एंटिक्वेटेड आप लोग बोल सकते हो। ठीक है। मैनी ट्रेडिशनल डिवाइसेस, तो जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस थे, मतलब पुराने जो ट्रेडिशनल जो पहले के डिवाइसेस चले आ रहे थे, आर बिकमिंग एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। आर बिकमिंग आईएनजी फॉर्म में कंटीन्यूअस टेंस है, वो खराब, सॉरी वो पुराने होते जा रहे हैं ड्यू टू डिजिटल इनोवेशन, क्योंकि डिजिटल के अंदर इनोवेशन आता जा रहा है। अगर आप एंटोनिम देखोगे तो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी याद रखना। कंटेम्प्रेरी का मतलब प्रेजेंट डे होता है, अपडेटेड हो जाएगा, करंट हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव एब्सोल्यूट होता है ना। वर्ब, वर्ब की तरह यूज नहीं होता है। एक काम करते हैं, ये वाला मैं आपका जो ऑप्शन है मैं कट कर देता हूं, बाकी आप नाउन और एडजेक्टिव को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाओ। बस एक दो वोकैब, क्योंकि आज वोकैबलरी बहुत अच्छी है। अपहीवल, अपहीवल, तो अपहीवल देखो सबको पता है कहीं ना कहीं कि जो अपहीवल है ये नेगेटिव वोकैब है, फिर भी मैंने इसको यूज करा क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे और इसके जो अपन कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं वो भी अच्छे होंगे। तो अ सडन और सिग्निफिकेंट चेंज और डिस्ट्रप्शन, एक अचानक से और बहुत अच्छा खासा अगर चेंज हो जाए और डिस्ट्रप्शन हो जाए तो उसको अपन अपहीवल कहते हैं। तो अपन टर्मोइल कह सकते हैं, डिस्ट्रप्शन कह सकते हैं, कियोस कह सकते हैं, डिस्टरबेंस कह सकते हैं, रेवोल्यूशन कह सकते हैं। अब रेवोल्यूशन क्यों लगाया, मतलब अचानक से किसी भी चीज में बड़ा परिवर्तन आ गया, अचानक से कोई चीज चेंज हो गई और वो भी सिग्निफिकेंट तरीके से चेंज होना, तब हम उसको रेवोल्यूशन के लिए लेते हैं और वहां पर अपहीवल का भी यूज कर सकते हैं। जनरली अपहीवल नेगेटिव के लिए यूज होता है। एंटोनिम स्टेबिलिटी, काम, ऑर्डर, हार्मोनी और पीस। जैसे द पॉलिटिकल अपहीवल लेड टू मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब देखो, अब आप क्या हो गया यार, अपहीवल तो नेगेटिव के लिए यूज होता है ना। मैंने क्या कहा आपको, जर्नली नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब ये अपहीवल को आप रेवोल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बोला जा रहा है जो पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, अचानक से जो पॉलिटिकल पार्टी बदल गई, लेड टू, ये कारण बनी मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, इसमें मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए। तो अपहीवल देखो पॉजिटिव वे में यूज हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर ये रेवोल्यूशन की तरह काम में आ गया। ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, वोकैब का ही खेल है। वोकैब आपको हर सेंस में पता होनी चाहिए, इस सेंस में ये लग सकता है, ऐसे लग सकता है। और ये सारी वोकैबलरी ऐसी नहीं होती, कुछ ऐसी वोकैबलरी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी। ठीक है भाई। मेहम, बहुत बढ़िया। मेहम का मतलब भी कियोस होता है। मेहम मतलब मेहमान, मेहम का भी मतलब कियोस होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। दैट्स इट, ये थी हमारी वोकैबलरीज। वरुण सर, मैं आपका रिकॉर्डेड सेशन देखता हूँ। मैं इसी पीओ का फॉर्म फिल किया हूँ, उसमें मैंने डिग्री वाले कॉलम में बैचलर ऑफ टेक लिख दिया हूँ इंजीनियर के जगह पर। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर। फॉर्म वैसे तो देखो आपने अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर दी है, दिक्कत तो अभी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आप एफिडेविट इसके लिए फाइल कर सकते हैं। एफिडेविट फाइल कर देना आप जब आपका डीवी हो, ठीक है, फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो फॉर्म की डेट निकल चुकी है, आप वापस से फॉर्म भी नहीं भर सकते। अब आप एग्जाम दो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत हो तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ ही गलत कर दी। ये स्ट्रीम मैनेजेबल है, आप लोग एफिडेविट दे करके काम चला सकते हो, वो भी जब वो अलाउ करेंगे तो। ठीक है, अब उनके माइंड के ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। अब आ जाइए, अपन चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ, और आज का एडिटोरियल बहुत शानदार लगेगा आप लोगों को, देखिएगा आप लोग।
देखिए, अगर मैं आप लोगों को एडिटोरियल बताऊं तो एक स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड और ये छोटी सी तीसरी स्लाइड। अब पहले आपको पता है हम क्वेश्चन आंसर करने, सॉरी आरसी रीड करने से पहले अपन क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं। क्वेश्चन आंसर को देखिएगा, क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, उसका कीवर्ड नोट डाउन करिएगा और फिर अपन एडिटोरियल को रीड करेंगे। यही तरीका होता है आरसी को करने का, चाहे प्री हो या मेंस हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, रिलेशनशिप बताना है। अच्छा, किसमें रिलेशनशिप बताना है इसको, टीएफपी। टीएफपी क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो इसके अंदर इंक्रीज हुआ ये, और जीडीपी ग्रोथ। अच्छा ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। जहां पर टीएफपी लिखा होगा, जहां पर जीडीपी ग्रोथ लिखा होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप समझाना है, तो वो आकर के अपन आंसर लगा देंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड एज अ पोटेंशियल रीजन। अब आपको रीजन बताना है, पोटेंशियल रीजन बताना है किसका, व्हाई द स्टडी प्रोजेक्शंस, स्टडी के जो प्रोजेक्शंस थे, माइट एक्चुअली अंडर वैल्यू द फ्यूचर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ एआई। तो इसका मतलब ये है कि स्टडी जब अपन पढ़ रहे होंगे तो उसने कुछ फ्यूचर इंपैक्ट नहीं बताया एआई का, उसने उसको अंडर वैल्यू करा। तो क्यों करा, व्हाई, रीजन, और उसने पोटेंशियल रीजन पूछा आपसे। ठीक है, ओके भाई, वापिस से पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल रीजन ये बताया कि स्टडी का जो प्रोजेक्शन था, जो उन्होंने फोरकास्ट करा, माइट एक्चुअली अंडर वैल्यू, उन्होंने अंडर वैल्यू कर दिया इकोनॉमिक इंपैक्ट को जो एआई से पढ़ सकता था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेक्स टेम्पकिन, तो एलेक्स टेम्पकिन कहीं लिखा होगा भाई, पढ़ लेंगे अपन कहां पे लिखा है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसकी स्टडी का। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट का नाम है किसी का। फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बिहेवियरल अजम्पशन। अच्छा, अब देखो बिहेवियर से रिलेटेड अजम्पशन आपको निकालना है। अजम्पशन है मतलब यहां लिखा नहीं होगा पैसेज में। आपको बात समझ में आ रही है, पैसेज में नहीं लिखा होगा। अजम्पशन अगर आ गया तो मतलब वो बात पैसेज में नहीं लिखी है। इफ प्रूवन फॉल्स, ये ले भाई, तो बोला जा रहा है जो बिहेवियरल अजम्पशन है अगर वो फॉल्स हो गई, अगर जो आप मान करके चल रहे हो ये बिहेवियरल, इनसे हमारे को देखने को मिलेगा बिहेवियरल क्या, अजम्पशन, अगर वो चीज फॉल्स हो गई, वो चीज फेल हो गई अगर, तो वुड मोस्ट डायरेक्टली इनवैलिडेट द स्टडी कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी गेन्स ट्रांसलेटिंग टू इकोनॉमिक आउटपुट। तो कह रहा है वो कौन सा बिहेवियरल यहां पर अजम्पशन है, अगर ये चीज फेल हो जाए, मतलब इसमें से कोई ऐसा अजम्पशन होगा, अगर वो अजम्पशन फेल हो जाए तो जो स्टडी की कैलकुलेशन थी एफिशिएंसी को लेकर के, एफिशिएंसी गेन्स को लेकर के, वो यहां पर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, है ना, वो यहां पर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। चलो, इफ द यूबिक्विटस डिफ्यूजन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ फेल्स टू मटेरियलाइज। अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन कहा जा रहा है पहले पैराग्राफ में। देखो पहला पैराग्राफ आपको बोला गया जो यूबिक्विटस डिफ्यूजन है, यूबिक्विटस डिफ्यूजन आई होप आप लोगों को पता होगा, इन वोकैब ट्रेनिंग मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर ये फेल हो जाए मटेरियलाइज होने से, तो हाउ वुड दिस इंपैक्ट द स्टडी कोर कैलकुलेशन, तो ये कैसे इंपैक्ट डालेगा स्टडी के कोर कैलकुलेशन पर। अब देखो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं आज के एडिटोरियल से। पहली बात तो ये कि आपने देखा कुछ बात फर्स्ट पैराग्राफ से बोली जाती, अगर मान लो मैं क्वेश्चन नहीं देखता तो मैं यही करता, मैं पूरा पैसेज पढ़ लेता, पूरा पैसेज, फिर मुझे बाद में पता चलता यार एक तो फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन था, वापस मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में जाना पड़ता, मेरा डबल टाइम लगता। अब मुझे पहले से ही पता है फर्स्ट पैराग्राफ में मेरे लिए क्वेश्चन पड़ा है जो है यूबिक्विटस डिफ्यूजन से रिलेटेड, तो मैं इसको ढंग से पढ़ूंगा और मैं ये भी देखूंगा अगर ये मटेरियलाइज नहीं हुआ तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि भाई इसका अभी इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। भाई अगर इसने कहा अगर ये फेल हो जाए तो मतलब पैसेज में फेल नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब अगर यूबिक्विटस डिफ्यूजन
फेल हो जाए तो इसका मतलब पैसेज में फेल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये यूबिक्विटेड डिफ्यूजन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर स्टडी के कोर कैलकुलेशन में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, मुझे वो इंपैक्ट को ध्यान से पढ़ना है। अब वो इंपैक्ट पढ़ने के बाद अगर ये फेल हो जाए तो वो इंपैक्ट नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को हमारे को समझना पड़ेगा, तो ही हम उसको सिंपल वे में समझ के कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोच आनी चाहिए आप लोग को, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग रीड करिए। देखो ये लिखा हुआ यूबिक्विटस डिफ्यूजन फर्स्ट पैराग्राफ में, आप लोग रीड करो और इसका आंसर भी ढूंढो। मैं आपको टाइमर दे दूं। हाँ भाई, तो कैसा लगा आप लोग को ये पैसेज? एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है? कैसा लगा लेवल? एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है ना? बिल्कुल, आ जाओ रीड करते हैं। द प्रिसाइज मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, तो प्रिसाइज का मतलब सटीक, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी क्या होगी किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रिमीन्स, तो ये जो ट्रेजेक्टरी है रिमीन्स अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट, तो ये अभी भी इंटेंस डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब अभी भी इसके ऊपर बहस चल रही है। तो यहां पर ही बोला जा रहा है कि इसकी सटीक ट्रेजेक्टरी क्या होगी, क्या ये पॉजिटिव करेगा, क्या ये ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है ये अभी भी बना हुआ है सब्जेक्ट इंटेंस डिबेट का। हालांकि रीसेंट एम्पेरिकल रिसर्च, तो जो रीसेंट एम्पेरिकल रिसर्च हुई है मतलब जिसमें एविडेंस मिला है, ऑफर अ ग्लिम इनटू इट्स पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट, तो बोला गया कि रिसर्च ने यहाँ पर एक झलकी दी है हमारे को, है ना, ग्लिम्स इनटू इट्स पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट, कि इसका पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो एक स्टडी से पता चला है। ये स्टडी अपन अब पढ़ने वाले। लेवरेजिंग एग्रीगेटेड यूजेस, तो लेवरेजिंग मतलब फायदा उठाते हुए किसका? एग्रीगेटेड यूजेस डाटा का। एग्रीगेटेड मतलब सब इकट्ठा करके जो भी यूजेस डाटा है उसका फायदा उठाते हुए, फ्रॉम देयर प्रोप्राइटरी मॉडल, इनका जो प्रोप्राइटरी मॉडल है कौन है? क्लोड रिसर्चर्स एट एंथ्रोपिक, तो जो रिसर्चर्स थे एंथ्रोपिक पे, एंथ्रोपिक वही इंस्टीट्यूट होगा भाई, तो रिसर्चर्स जो थे एंथ्रोपिक पे हैव अटेम्प्टेड टू क्वांटिफाई, तो रिसर्चर्स ने अटेम्प्ट किया है क्वांटिफाई करने का, मेजर करने का, द एक्सटेंट टू विच जनरेटिव एआई माइट कैटलाइज एनुअल लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। क्या कहा जा रहा है? सिंपल सी बात है, ये बोला जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है क्लोड, रिसर्चर्स है, कहां पर रिसर्चर्स है? एंथ्रोपिक के अंदर रिसर्चर्स है, वो यहां पर क्वांटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसको? एक्सटेंट को, कितना एक्सटेंट है, कितने हद तक, एक्सटेंट का मतलब कहां तक इसकी रेंज है, किसकी? एक्सटेंट टू विच जनरेटिव एआई माइट कैटलाइज, तो बोला जा रहा है जो जनरेटिव एआई है माइट कैटलाइज, कैटलाइज मतलब बढ़ा सकता है एनुअल लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, तो ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर फाइंडिंग्स, देयर क्यों आ रहा है? क्योंकि रिसर्चर्स हैं। देयर फाइंडिंग्स सजेस्ट अ पैराडाइम शिफ्ट,
पैराडाइम शिफ्ट का मतलब बहुत अच्छी खासी शिफ्ट। पैराडाइम का मतलब क्या होता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी होता है और अच्छा खासा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो देयर फाइंडिंग सजेस्ट अ पैराडाइम शिफ्ट इन इकोनॉमिक आउटपुट। तो इकोनॉमिक आउटपुट में एक अच्छा खासा शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है। पोटेंशियली डबलिंग द पोस्ट 2019 एवरेज ग्रोथ रेट एज द टेक्नोलॉजी अचीव्स यूबिक्विटस डिफ्यूजन। अरे वाह, इंपैक्ट पता चल गया आपको। अब बताओ आप लोग आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते। अब आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो। देखो क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी फाइंडिंग ने सजेस्ट करा एक पैराडाइम शिफ्ट है। किसमें शिफ्ट है? इन इकोनॉमिक आउटपुट में। इकोनॉमिक का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे खासे तरीके से चेंज हो गया है, डबल हो गया है। पोटेंशियली का मतलब इसमें इतना पोटेंशियल है कि इसने डबल कर दिया। क्या? जो पोस्ट 2019 एवरेज ग्रोथ रेट थी, 2019 की जो एवरेज ग्रोथ रेट थी उसको डबल कर दिया इसने ग्रोथ रेट को। एज क्योंकि दी टेक्नोलॉजी अचीव्स, टेक्नोलॉजी अचीव कर चुकी है यूबिक्विटस डिफ्यूजन। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, अगर यूबिक्विटस डिफ्यूजन फेल हो जाए, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है हर जगह, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है स्प्रेड करना। तो ये हर जगह स्प्रेड हो गया है एआई या टेक्नोलॉजी, इस वजह से डबल हो गई है। क्या? इस वजह से डबल हो गई है इनकी एवरेज ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इंपैक्ट क्या है, डबल हो जाना इसका एवरेज ग्रोथ रेट का। और अगर ये यूबिक्विटस डिफ्यूजन ना हो, अगर ये यूबिक्विटस डिफ्यूजन ना हो तो क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, अब आप लोग इसका आंसर दो। देखा कितना इजी क्वेश्चन हो गया, बस क्वेश्चन को समझने की देरी थी। क्वेश्चन को आपने समझा, अब आंसर दो। ठीक है। अच्छा, अपन ने डाटा नहीं पढ़ा क्या? आई थिंक उसमें नीचे डाटा भी होगा। आपने तो शायद पूरी स्लाइड पढ़ी होगी। मैं पढ़ लूं थोड़ा और नीचे जाके? हाँ, ये डाटा दे रखा, पढ़ लेते हैं। दी स्टडी पॉजिट, तो ये स्टडी पॉजिट कर रही है क्या? पॉजिट मतलब दिखा रही है, शो कर रही है दैट करंट जनरेशन, जो अभी का करंट जनरेशन है एआई मॉडल्स का पोजेस, तो उसकी वजह से जो एआई के मॉडल्स हैं उसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो एलिवेट हुई है यूएस के अंदर। तो कैपेसिटी टू एलिवेट, एलिवेट मतलब बढ़ाना, यूएस एनुअल लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बाय अप्रोक्सीमेटली 1.8%। तो 1.8% से उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। वेल एक्स्ट्रापोलेटिंग, एक्स्ट्रापोलेटिंग मतलब जब इस डाटा को और अच्छे से अपन एनालाइज करें, इन्फर करें इस डाटा में से, तो एज्यूमिंग, ये एज्यूम करते हुए लेबर कंस्टिट्यूट 60%। तो और ज्यादा अगर अपन एस्टिमेशन लगाएं, एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रा सोचें, एक्स्ट्रा इन्फर करें, एक्स्ट्रा डिड्यूस करें, तो एज्यूमिंग लेबर कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्टिविटी, तो लेबर ने 60% यूज करा है। एंटिसिपेटिंग फुल टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन विद इन अ डिकेड, तो बोला जा रहा है एंटिसिपेशन ये किया जा रहा है कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो जाएगा अगले 10 साल विद इन अ डिकेड, मतलब अगले 10 साल में। दी एनालिसिस इंप्लाइज एन एनुअल टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऑफ 1.1%। एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता हो जीडीपी और इसका, तो जीडीपी भी पढ़ लेते हैं फिर उसका भी आंसर आ जाएगा। तो बोला गया है ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है इसको 1.1 से इंक्रीज कर दी है। पीटर मैक्रोरी, एंट्रोपिक हेड ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये एंट्रोपिक का हेड है कौन? मैक्रोरी। नोट्स दैट विद इन दीज मॉडल्स, कहा जा रहा है इस मॉडल के चलते सच एन इंक्रीज सर्व अ प्रॉक्सी फॉर जीडीपी ग्रोथ। अब देखो यहां पर एक वोकैब आ रहा है प्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी मैंने आपको शायद 2-3 बार बता चुका हूं मैं इस एक महीने में। प्रॉक्सी को हमने पढ़ा था प्रोक्सीमेट से। एक वोकैब होती है प्रोक्सीमेट, मैं कहां पे, यहां पे लिख देता हूं मैं। एक वोकैब होती है प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी एक वोकैब होती है। तो जो प्रोक्सीमिटी होती है इसका मतलब क्या होता है? क्लोजनेस, क्लोजनेस है ना। वहीं से अगर आप प्रॉक्सी को देखें, प्रॉक्सिमिटी में क्या है? क्लोजनेस है। प्रॉक्सी का मतलब क्या है? प्रॉक्सी का मतलब है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट। या फिर आप ये भी कह सकते हो ईएमआई सारी ये देगा, है ना, ईएमआई सारी एमई सारी।
EMI सारी ये देगा, रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे, तो उसको अपन प्रॉक्सी कहते हैं। तो अब इधर आओ, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसने इंक्रीज 1.1% से कर दिया। जो पीटर मैक्रोकी था उसने नोट्स करा, क्या नोट करा, विद इन दीज मॉडल्स सच एन इंक्रीज सर्व, ये जो इंक्रीज है सर्व करेगा एज अ प्रॉक्सी फॉर जीडीपी ग्रोथ। तो ये जीडीपी ग्रोथ का कारण बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ का कारण बनेगा। एज्यूमिंग अ फिक्स्ड लेबर सप्लाई, अगर हम फिक्स्ड लेबर सप्लाई को एज्यूम करके चले तो टू अराइव एट दिस प्रोजेक्शन द रिसर्चर्स एम्प्लॉयड अ रेदर अनऑर्थोडॉक्स पैथोलॉजी। तो यहां पर बोला जा रहा है टू अराइव एट दिस प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन पे पहुंचने के लिए जो रिसर्चर्स हैं एम्प्लॉयड अ रेदर अनऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी। तो यहां पर बोला जा रहा है इन्होंने जो भी चीज एम्प्लॉयड करी है, जो भी चीज इन्होंने लगाई है, आ रेदर मतलब उसमें अनऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी नहीं लगाई है इन्होंने कुछ और लगाया यहां पर। तो आगे बोला जा रहा है यूटिलाइजिंग अ प्राइवेसी प्रिजर्विंग यूटिलिटी डेजिग्नेटेड एज क्लियो, दे एनालाइज द कॉर्पस ऑफ 1 लाख एनोनिमाइज्ड कंजर्वेशन टू कैटेगराइज स्पेसिफिक यूजर टास्क। तो यहां पर ये बोला जा रहा है इन्होंने यूटिलाइज करा है क्लियो का। क्लियो क्या चीज है, क्लियो वो चीज है जो यूटिलाइजिंग अ प्राइवेसी प्रिजर्विंग यूटिलिटी डेजिग्नेटेड एज क्लियो। अच्छा, तो इन्होंने यहां पर ये लगाया है एक प्राइवेसी प्रिजर्विंग यूटिलिटी जिसको बनाया गया है क्लियो, मतलब उसको क्लियो नाम दिया गया। दे एनालाइज, ये एनालाइज करेगा कॉर्पस मतलब नंबर में बहुत ज्यादा, कितना, 1 लाख। एनोनिमाइज का मतलब अननोन, एनोनिमाइज का मतलब क्या होता है, अननोन। कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन कह रहा हूं, कन्वर्सेशंस को, तो कन्वर्सेशंस को ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा और फिर उसको कैटेगराइज करेगा स्पेसिफिक यूजर टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर बात ये हो रही है, अगर हम बात करें तो 1.8% का यहां पे डाटा आ रहा है और टीएफपी का मतलब है 1.1% से ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद जीडीपी को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। चलो अब आ जाओ अपन 2 क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला आंसर तो 5th वाले में आप लोग डी बता रहे हैं, तो दी 1.8% एनुअल लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ वुड लाइकली बी लोअर। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर ये चीज नहीं होती, यूबिक्विटस डिफ्यूजर नहीं होता, तो इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। ओके, अब आ जाओ एक टीएफपी वाला भी उड़ाते हैं क्वेश्चन। टीएफपी वाला आई थिंक ये रहा। आप बताओ रिलेशनशिप क्या है जीडीपी के अंदर और टीएफपी के अंदर। अगर आपको प्रॉक्सी वोकैब का मीनिंग पता है तो आपको ऑटोमेटिक अपना आंसर मिल जाएगा। द प्रोजेक्टेड टीएफपी इंक्रीज एक्ट एज सब्स्टिट्यूट फॉर जीडीपी ग्रोथ मैट्रिक्स बट ओनली क्यों लिख रहा है, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन दैट द साइज ऑफ वर्कफोर्स रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, एक बार ये वाली लाइन जो है इसको कंफर्म करके आना पड़ेगा। आज एक बार कंफर्म करते हैं क्या बोला जा रहा है। हाँ, जीडीपी ये रहा 1.1 ये रहा, एज्यूमिंग अ फिक्स्ड लेबर सप्लाई। अच्छा ठीक है, ये एज्यूम करते हुए कि जो लेबर सप्लाई है वो फिक्स्ड रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी लेबर आ रहे हैं वो लेबर जो सप्लाई है, लेबर आ रहे हैं वो फिक्स रहेगी। उन लेबर के साथ जो फिक्स्ड लेबर है उनके साथ अगर एआई को मिला दोगे तब इनकी जो प्रोडक्टिविटी है 1.1 बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं आपने लेबर बढ़ा दी है और एआई भी काम कर रहा है, तब तो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर फिक्स्ड लेबर सप्लाई है उस कंडीशन में 1.1 का डाटा बता रहे हैं, तो इसलिए अब हम आराम से अपना आंसर सी लगा सकते हैं। देखो, बट ओनली अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन दैट द साइज ऑफ द वर्कफोर्स रिमेन अनचेंज्ड, यही तो हमने पढ़ा। तो सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शंस आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट लाइंस आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये स्लाइड आपने कर ली, मैं एक बार इसकी समरी भी बता देता हूं आप लोग को क्या बात हो रही है। बात यहां पर ये हो रही है कि जो एआई है उसका क्या इंपैक्ट हुआ यूएस के ऊपर, यूएस के लेबर प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो एक स्टडी हो रही है, जो रिसर्चर्स है एंथ्रोपिक के, वो स्टडी कर रहे हैं, वो मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या मिलेगी इससे, लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ क्या मिलेगी। तो यहां पर ही बताया गया
कि अभी जो डाटा आ रहा है वो 1.8% का आ रहा है। अभी जो डाटा आ रहा है करंट जनरेशन एआई मॉडल्स, ये 8.1% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, और टीएफपी बता रहा है 1.1%। और ये कहीं ना कहीं अगर आपकी फिक्स लेबर सप्लाई है तो ये 1.1% का डाटा दे देगा। फिर यहाँ पे लास्ट में बोला गया एक क्लियो करके इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लगाया जो 1 लाख एनोनिमाइज्ड कन्वर्सेशन को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, और फिर उसको स्पेसिफिक यूजर टास्क के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेगा, कैटेगरी में डिवाइड करेगा। चलिए अब अगली स्लाइड आप लोग इसको रीड करिए। ये स्लाइड थोड़ी सी छोटी स्लाइड है तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। चलिए 1 मिनट का टाइम बहुत है। सब्सिक्वेंटली का मतलब इसके बाद, कंसिक्वेंसली होता है ना, मतलब इसके बाद ये चीज हुई है ना, तो मतलब आप ये कह सकते हो सब्सिक्वेंटली का मतलब सीक्वेंस में अब इसके बाद ये चीज हुई एज अ रिजल्ट ऑफ, तो आप एज अ रिजल्ट ऑफ भी बोल सकते हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दे यूटिलाइज्ड अ रिकर्सिव अप्रोच, तो उन्होंने क्या करा, रिकर्सिव अप्रोच यूज करी। प्रॉम्प्टिंग दी मॉडल टू क्वांटिफाई, उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया मॉडल को, प्रॉम्प्ट देना मतलब कमांड दी मॉडल को कि भाई क्वांटिफाई कर, क्वांटिफाई मतलब मेजर कर दी टेम्पोरल डिफरेंशियल बिटवीन। अब ये टेम्पोरल डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस होता है, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या लगाया, क्लियो लगाया कि भाई तू 1 लाख एनोनिमाइज्ड कन्वर्सेशन को रीड कर और डाटा अलग कर, मतलब यूजर टास्क को अलग कर, स्पेसिफिक यूजर टास्क को अलग कर, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली और उसके बाद यहां पर ये बोला गया उन्होंने यूटिलाइज करा, क्या यूटिलाइज करा, रिकर्सिव अप्रोच को, जिसमें उन्होंने इस मॉडल को कमांड दी कि भाई क्वांटिफाई कर, मेजर कर टाइम डिफरेंस को, किसमें, बिटवीन एआई असिस्टेड एंड अनअसिस्टेड वर्क, जिसमें एआई ने असिस्ट करा है उसका टाइम नोट कर, और जहां पर अनअसिस्टेड वर्क फ्लो है मतलब जहां पे एआई नहीं है उनका टाइम नोट कर। बाय मैपिंग दीज टाइम सेविंग्स, इन टाइम सेविंग को मैप करो अगेंस्ट वेज वैल्यूएशन, वेज वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अक्रॉस वेरियस प्रोफेशनल्स, वेरियस प्रोफेशंस जो अलग अलग प्रोफेशंस है उसमें, एंड वेटिंग देम, और इंपॉर्टेंट दो इसको, बाय देयर मैक्रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, और उनकी वेटिंग भी निकाल लो। मतलब कहा जा रहा है कि भाई काम कर, मैप कर सेविंग्स और वेज से, मतलब सेविंग और वेज का मतलब मैं आपको ऐसे बताता हूं। मान लो थोड़ा सा समझते हैं इसको। मान लेते हैं मान लेते हैं एक पर्सन, ठीक है, 1 आवर में 1 पेज टाइप करता है, ठीक है। तो उसको 1 पेज टाइप करने के सपोज करो 500 रुपीज मिलते हैं। अब इसने क्या करा, एक पर्सन प्लस एआई, इसने एआई की हेल्प, अब इसने 1 आवर में 2 पेज टाइप कर दिए, सपोज 2 पेजेस टाइप। तो अब इसको कितने रुपए मिलेंगे, अब इसको मिलेंगे 1000 रुपए, क्योंकि इसने 2 पेज टाइप करे। तो इसने उसी घंटे में 2 पेज टाइप करवा दिए। तो अगर मैं वेज की वैल्यूएशन निकालू तो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए इसको। वहीं ये 1 घंटे में 1 पेज टाइप कर रहा था, 500 मिल रहे थे। एआई की हेल्प लेने से 1 घंटे में 2 पेज टाइप करा तो 500 एक्स्ट्रा मिल गए। तो यहां पर यही कहा जा रहा है जो टाइम सेविंग हुई है उसको वेज वैल्यूएशन के अगेंस्ट में जमा, अलग अलग प्रोफेशंस को देख और वेटिंग देम, और उसको फिर इंपॉर्टेंस देख उसकी,
बाय देयर मैक्रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसकी मैक्रो इकोनॉमिक में क्या सिग्निफिकेंस है। दी टीम एक्स्ट्रापोलेट, अब जो टीम है वो एक्स्ट्रापोलेट कर रही है। दी एफिशिएंसी गेन्स, अब देखो एफिशिएंसी गेन्स के ऊपर क्वेश्चन है, अगर आपको बताओ तो एफिशिएंसी गेन्स के ऊपर आपने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े मैं आपको बताता हूं। अपन ने एक एफिशिएंसी गेन पे क्वेश्चन पढ़ा है, नहीं ये तो प्रोजेक्शन के ऊपर कि कौन सी प्रोजेक्शन में ये लोग फेल हो गए, अंडर वैल्यू कर दिया, अंडर वैल्यू वाला, ठीक है। एक गेन के ऊपर भी क्वेश्चन है, मैं उस पर आपको लेकर के चलता हूं, ये रहा गेन के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिहेवियरल अजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बिहेवियरल अजम्पशन, कौन सा ऐसा अजम्पशन है, कौन सा ऐसा अजम्पशन है इफ प्रूवन फॉल्स, अगर वो फॉल्स प्रूव हो जाए कि ये अजम्पशन जो तू मान करके चल रहे थे अगर ये चीज ना हो तो ये क्या करेगा, इनवैलिडेट कर देगा जो एफिशिएंसी गेन की कैलकुलेशन इन्होंने करी है। अब हमारे को ध्यान से समझना है एफिशिएंसी गेन की कैलकुलेशन क्या है। आ जाओ, बहुत तगड़ा आरसी है भाई। दी एफिशिएंसी गेन्स अक्रॉस द ब्रॉडर इकोनॉमी, अच्छा तो यहां पर ही कहा जा रहा है कि एफिशिएंसी गेन्स को काउंट करेगा ऐसे ऐसे करके, ओके। हालांकि अब देखो नेगेटिव बात हो रही है और मुझे लगता है यही कहीं हमारा आंसर है। हालांकि दीज प्रोजेक्शन आर नॉट डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड के साथ ऑफ आता है, डिवॉइड का मतलब खाली नहीं है, बोला जा रहा है जो प्रोजेक्शन है ये खाली नहीं है मेथोलॉजिकल कैविटीज से। मेथोलॉजिकल कैविटीज का मतलब क्या है, कैविटीज मतलब वार्निंग होता है, लिमिटेशंस होता है, तो कहा जा रहा है मेथोलॉजिकल वार्निंग लिमिटेशन मतलब कुछ मेथोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, वहां तक ये नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा क्या है भाई, अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन है इन दी अजम्पशन, अजम्पशन आ गया क्या, दैट दी टेम्पोरल रिसोर्सेज, जो टेम्पोरल रिसोर्सेज है मतलब जो टाइम सेविंग है, जो टाइम रिसोर्सेज जिसमें टाइम लगता है, रिक्लेम्ड, अगर आप उसको रिक्लेम्ड करवाएंगे, एक होता है क्लेम करना, क्लेम मतलब आपने क्लेम कर लिया, आपने ले लिया, रिक्लेम मतलब वापस से क्लेम करना, रिक्लेम्ड थ्रू एआई एफिशिएंसी आर ऑटोमेटिकली रीएलोकेटेड टू प्रोडक्टिव लेबर रेदर देन लीजियर। अब इस लाइन को जो समझ गया वो आंसर दे पाएगा। मैं इस लाइन को आपको ढंग से समझाता हूं, सुनिएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, जो इस अजम्पशन में लाई करता है, एक लिमिटेशन है अजम्पशन में। क्या अजम्पशन है, इनका अजम्पशन ये है कि जो टेम्पोरल रिसोर्सेज हैं जो आप रिक्लेम करवाएंगे, वापस से जो करवाएंगे आप थ्रू एआई, एआई की एफिशिएंसी के थ्रू, आर ऑटोमेटिकली, तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो आपने टाइम बचाया है ये ऑटोमेटिकली री एलोकेट हो जाएंगे प्रोडक्टिव लेबर की तरफ, ना कि लीजियर की तरफ। कौन सी चीज, ये जो आपने रिसोर्सेज बचाए हैं, टेम्पोरल रिसोर्सेज, टाइम जो आपने बचाया। इसका कहने का मतलब ये है, अगर सरल भाषाओं में आप इसको समझेंगे तो सरल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि इसका ये असम्पशन है, इस स्टडी का ये असम्पशन है कि हमने जो भी रिसोर्सेज बचाए हैं टाइम वाले, जो भी हमने टाइम बचाया है वो ऑटोमेटिकली री एलोकेट हो जाए प्रोडक्टिव लेबर में रेदर देन लीजियर। लीजियर का मतलब वो खाली नहीं जाए, वेस्ट नहीं जाए, उसकी जगह वो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिव लेबर में चले जाए। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ, मैं अभी खुल के और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको आंसर देना है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जी हाँ, अब जो मेरा कोर्स स्टार्ट होगा इंग्लिश का, उसके अंदर मैं वोकैब का एक अलग से पार्ट रखूंगा, वोकैबुलरी का एक अलग से स्कोप रखेंगे पर। हाँ आंसर दो इसका, मैं बताता हूं आंसर क्या देना है। आंसर में आप ये दीजिए कि ऐसी कौन सी बात हम यहां पर इसको दें जिससे कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो इनवैलिडेट हो जाए। देखो सुनो मेरी बात, ऐसा अजम्पशन दो कि जो फेल हो जाए। तो इसका अजम्पशन क्या था, द अजम्पशन दैट रिकवर टाइम, टाइम के ऊपर बात थी, टाइम को पकड़ना है आपको। क्या यहां पर टाइम दे रखा है, द अजम्पशन दैट एआई मोड्स कैन एक्यूरेटली सेल्फ एसेस, सेल्फ एसेस अभी अपन ने पढ़ाई, हमें यहां पर बात करनी है। एक मिनट, कहीं और लिमिटेशंस तो नहीं दे रखी उसमें, रुको रुको रुको,
तो अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन तो यही है। अच्छा आगे फर्दर मोर भी है, तो रुको ये भी पढ़ते हैं अपन। पहली बात तो सिग्निफिकेंट एक तो ये है, उसके बाद ये भी है, तो और आगे पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। दी स्टडी फेल्स टू अकाउंट फॉर द फ्रिक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओवरसाइट। तो आगे ये भी दे रखा है कि स्टडी फेल हो गई अकाउंट फॉर, इस चीज को मानने में, मतलब इस चीज को अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, कंसीडर करने में। तो स्टडी फेल हो गई कंसीडर करने में कि जो फ्रिक्शन कॉस्ट होगी जो जुड़ी होगी ह्यूमन ओवरसाइट से, सच एज वेरीफाइंग द वेरासिटी ऑफ एआई जनरेटेड आउटपुट्स। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो एआई जनरेटेड आउटपुट है उसका वेरासिटी तो चेक करना पड़ेगा, उसकी एक्यूरेसी तो चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए ओवरसाइट लगेगी, किसकी, ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन क्या बताई कि भाई जो टेम्पोरल रिसोर्सेज होंगे उसको प्रोडक्टिव लेबर में लगा दो, उसको वेस्ट मत जाने दो। एक तो ये, दूसरा है फेल हो गया कंसीडर करने में, अकाउंट फॉर का मतलब कंसीडर करने में फ्रिक्शन कॉस्ट भी तो होगी। फ्रिक्शन कॉस्ट का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि भाई जो चीज हम घिस रहे हैं, बस तो फ्रिक्शन का घिसना होता है, घिसना मतलब हमारे हाथ से जो चीज जा रही है, कौन सी चीज जा रही है, जो कि जुड़ी हुई है किससे, ह्यूमन ओवरसाइट से। अब भाई हमारे को एक बंदा लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि एआई जनरेटेड आउटपुट सही है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, वो भी तो कॉस्ट जुड़ेगी। कन्वर्सली, और इसके अपोजिट में बिल्कुल ही, बाय एज्यूमिंग दैट एआई कैपेबिलिटीज रिमेन स्टैटिक ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और एक और बात इन्होंने ये भी एज्यूम कर लिया कि जो एआई है, एआई की जो कैपेबिलिटीज है वो स्टैटिक रहेगी, मतलब सेम रहेगी अगले 10 सालों तक। द स्टडी लाइकली प्रेजेंट अ कंजर्वेटिव बेसलाइन। तो जो स्टडी है उसने यहाँ पे प्रेजेंट करी कंजर्वेटिव बेसलाइन, पोटेंशियली अंडर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्टिविटी बूम ड्रिवन बाय द रैपिड एल्गोरिथम एडवांसमेंट। बोला जा रहा है जो स्टडी है इनने अंडर एस्टिमेट कर दिया प्रोडक्टिविटी बूम को, जो कि मिलेगा इनको रैपिड एल्गोरिथम एडवांसमेंट से। जो इतनी तेजी से इनका एल्गोरिथम एडवांसमेंट हो रहा है उससे जो बूम आने वाला था वो इन्होंने यहाँ पर एस्टिमेट कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया। कॉन्स्पिक्वसली मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं, एब्सेंट फ्रॉम दिस इकोनोमोमेट्री एनालिसिस इज स्पेक्टर ऑफ वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्कफोर्स का डिस्प्लेसमेंट है उसका तो इन्होंने बिल्कुल ही नामो निशान हटा दिया, एब्सेंट था इनके इकोनोमोमेट्रिक एनालिसिस से। इकोनोमोमेट्रिक एनालिसिस का मतलब इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी एनालिसिस थे तो उसमें से एब्सेंट था। क्या एब्सेंट था, ये स्पेक्टर, कौन सा स्पेक्टर, वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट का। इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि एआई आने से वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क जॉब्स जाएंगी, मतलब जॉब्स जाएंगी, कुछ जॉब्स हटेंगी, कुछ नहीं आएंगी, लेकिन हटेंगी भी तो वो चीज इन्होंने मेंशन नहीं करी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो अब आपको ये बताना है कि भाई इनकी कैलकुलेशन कैसे फेल हो गई। तो कैलकुलेशन फेल होने के लिए अब आज जो हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं, तो एफिशिएंसी गेन्स की बात हो रही है कुल मिलाकर के। और एफिशिएंसी गेन अपन ने कहां पर पढ़ा, अगर आपको ध्यान हो, हमारे को एफिशिएंसी गेन्स के बारे में बताना है। तो एफिशिएंसी गेन्स देखो अपन ने यहां पर पढ़ा, कहां गया, यहीं पे था, ये रहा एआई एफिशिएंसी। यहां पर जो अकाउंट फॉर फ्रिक्शन कॉस्ट, यहां पे एफिशिएंसी की बात थोड़ा ना हो रही थी, यहाँ पे तो कॉस्ट की बात हो रही है, ये तो कॉस्ट से रिलेटेड बात है। और इसके आगे जब आप जाओगे तो इसके आगे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बात है। अगर हमें एफिशिएंसी से रिलेटेड बात बतानी है तो हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो यही होगा, ये वाली लाइन जो स्टार्टिंग में हमारे को मिली एआई एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ऐसा कहूं कि जो अजम्पशन था क्या, कि जो रिकवर टाइम है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दो इनटू एडिशनल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, अगर ये बात फेल हो गई तो इनवैलिडेट हो जाएगी इनकी कैलकुलेशन जो इन्होंने कैलकुलेशन लगाई थी। आई बात समझ में, बताइए। फटाफट बताइए, क्लियर है क्या? बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो है इजी, लेकिन समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एफिशिएंसी गेन्स की बात हुई, कहा जो स्टडी ने कैलकुलेशन करी है कि इतना एफिशिएंसी गेन मिलेगा, इसको इनवैलिडेट करना है। तो वो कौन सा अजम्पशन हम गलत करवा दें, हम फॉल्स करवा दें वो अजम्पशन, तो वो फॉल्स अजम्पशन यही है। अगर ये वाला अजम्पशन इनका फॉल्स हो जाए
तो एफिशिएंसी गेन्स पे इंपैक्ट पड़ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि एफिशिएंसी गेन्स में ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा है कि हम शिफ्ट कर जाएं। देखो जो रिसोर्सेस हैं आर ऑटोमेटिकली री एलोकेटेड टू प्रोडक्टिव लेबर, तो प्रोडक्टिव लेबर ना लिखकर उन्होंने इकोनॉमी प्रोडक्शन लिखा। कुल मिलाकर के यहाँ पर सेंटेंस जो डाले गए वो बिल्कुल इनडायरेक्ट डाले गए, लेकिन आपको सेंस समझना था। यही एग्जाम में हो रहा है, लाइन वाले जमाने गए, अब आपको समझना है, ऐसे ही रीड करना है, ऐसे ही आरती करने हैं, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बना पाओगे। चलो भाई अभी तो 2-3 लाइनें और बची हैं, इसको बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना टाइम होता है। दिस ओमिशन स्टैंड, ओमिशन मतलब कोई चीज हटाई जा रही है क्या, मैं चेक कर लेता हूं क्या चीज हटाई जा रही है। हाँ ये एब्सेंट है, किस चीज का एब्सेंट है। इन्होंने इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में, इन्होंने जो इकोनॉमिक का एनालिसिस करा उसके अंदर से ये जो स्पेक्टर था, स्पेक्टर का मतलब क्या होता है, फियर आप कह सकते हो, ऑफ वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट, फियर कह सकते हो आप। स्पेक्टर का मतलब यहां पर ही हो जाएगा कि जो वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो फियर था, पूरा का पूरा स्पेक्टर था, जो वो जो पोर्शन था पूरा ही हटा दिया, गायब कर दिया, एब्सेंट था। दी ओमिशन स्टैंड इन स्टार्क, जो ये ओमिशन जो उन्होंने हटाया, ये स्टार्क जस्टा पोजिशन, स्टार्क का मतलब क्या होता है, हार्श, जस्टा पोजिशन टू अर्लियर प्रोग्नोस्टिकेशंस बाय एंथ्रोपिक सीईओ डेरियो, कोई सीईओ है इसका डेरियो, उसका बिल्कुल अपोजिट है ये। सॉरी जस्टा पोजिशन का मतलब हो जाएगा कोई दो चीजों को आप कंपेयर कर, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लाके कोई दो चीजों को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जस्टा पोजिशन कहते हैं। टू अर्लियर प्रोग्नोस्टिकेशन बाय एंथ्रोपिक सीईओ डेरियो who warned of a potential 20% spike in unemployment and the obsolescence of numerous entry level white collar roles। देखो सीईओ ने क्या कहा, 20% अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इन्होंने ये बात लिखी नहीं, इन्होंने वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं लिखी, एब्सेंट कर दिया, क्लियरली एब्सेंट था, तो वर्कफोर्स की इन्होंने बात नहीं करी, लेकिन ये कह रहा था 20% तक जॉब्स आएंगी। वाई को ऑथर एलेक्स टेम्किन, तो एलेक्स टेम्किन के ऊपर भी क्वेश्चन था, एम्पेसाइज उसने जोर दिया कि स्टडी एम टू इंट्रोड्यूस फैक्चुअल डाटा, स्टडी का एम था कि हम फैक्चुअल डाटा दें इनटू द कन्वर्सेशन सराउंडिंग इकोनॉमिक अपहीवल। तो जो इकोनॉमिक अपहीवल हो रहा है, इकोनॉमिक के अंदर जो रेवोल्यूशन आ रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उससे जो मिलती जुलती यहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन है उसके अराउंड हम उसमें एक फैक्चुअल डाटा देना चाहते थे। दी पेपर स्टॉप शॉर्ट ऑफ मॉडलिंग दी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और सोसाइटल कॉस्ट, तो बोला जा रहा है जो पेपर है ये शॉर्ट ऑफ पड़ गया, कम पड़ गया, मॉडलिंग दी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, तो मॉडलिंग मतलब बताने में, दिखाने में, प्रेजेंट करने में, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब मार्केट के बैलेंस अनबैलेंस को नहीं बता पाया, और सोसाइटल कॉस्ट भी ये नहीं बता पाया, ये पेपर फेल हो गया या ये पेपर कम पड़ गया इन चीजों को बताने में। ऑफ सच रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली अंत में वाइल दी प्रोडक्टिव मैट्रिक्स आर प्रोमिसिंग, कहा जा रहा है जो प्रोडक्टिव मैट्रिक्स उन्होंने दी वो बहुत अच्छी थी। दे रिप्रेजेंट, इन्होंने रिप्रेजेंट करा ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल इन अ कॉम्प्लेक्स और वोलेटाइल इकोनॉमिक इक्वेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स और वोलेटाइल इकोनॉमिक इक्वेशन है इसमें इन्होंने एक ही वेरिएबल पे बात करी, मतलब इन्होंने सब वेरिएबल पर बात नहीं करी। क्वेश्चन और आरसी का लेवल बताइए आप कैसा था, और आप देख सकते हो ये आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा ये लेवल, और ये लेवल के क्वेश्चंस आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं ये अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के पैटर्न है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, जो क्वेश्चन बचे हैं एक तो उन क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट। काय हाँ, आप बताइए प्रोजेक्शन को
माइट एक्चुअली अंडर वैल्यू द फ्यूचर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ। तो वो पोटेंशियल रीजन बताइए जिससे इन्होंने कहा कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा एआई का उसको इन्होंने अंडर वैल्यू कर दिया। बताइए अंडर वैल्यू, कौन सी चीज को इन्होंने अंडर वैल्यू कर दिया? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, आपको इकोनॉमिक इंपैक्ट बताना है, फ्यूचर इकोनॉमिक इंपैक्ट। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, ये कहां पर था, देखो सुनो, यहां पर तो नहीं था, यहां पर था, आई थिंक ये यहां पर था। देखो अंडर एस्टिमेटिंग, अंडर वैल्यू, अंडर एस्टिमेटिंग प्रोडक्टिविटी बूम ड्रिवन बाय द रैपिड एल्गोरिथम एडवांसमेंट। ऊपर देखो इसने क्या कहा, इसने एज्यूम कर लिया क्या कि जो एआई की कैपेबिलिटीज है वो स्टैटिक रहेगी, सेम रहेगी अगले 10 सालों तक। ये भूल गया गधा, ये एडवांसमेंट आएंगे ना भाई इनके एल्गोरिथम में, जिससे बूम मिलेगा प्रोडक्टिविटी में। 10 साल तक सेम थोड़ा रहेगा, चेंजेस भी तो होंगे। तो ये बात ये लोग भूल गए और यही इसका आंसर होना चाहिए। द स्टडी एज्यूम, नहीं ये नहीं होगा। द मेथोलॉजिकल रिलाइज होना, रिकर्सिव अप्रोच, ये नहीं होगा। द एनालिसिस प्री-सपोज दैट टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी ऑफ एआई विल नॉट बी इम्प्रूव बियॉन्ड देयर करंट स्टेट ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ पीरियड, ये आंसर हो सकता है। द स्टडी फेल टू अकाउंट फॉर 20%, नहीं। द रिलायंस ऑन एनोनिमाइज्ड कन्वर्सेशन, नहीं। सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्लियर है क्या? सी, ठीक है, सी हमने पढ़ा। अभी भी हमें ये बताना था कैसे इन्होंने जो फ्यूचर इंपैक्ट था, तो फ्यूचर इंपैक्ट हमने पढ़ा ही था, अंडर एस्टिमेट, और यहां पर अंडर वैल्यू दे रखा है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन बच गया? ये बच गया भाई, टेम्किन, एलेक्स टेम्किन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट स्लाइड आपने पढ़ी अभी अभी। क्या इन्होंने मॉडल करा था लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को? नहीं, नहीं, इन्होंने तो नहीं करा। बी, टू डिसअप्रूव द पेसिमिस्टिक फोरकास्ट मेड बाय सीईओ रिगार्डिंग द इकोनॉमी, नहीं। टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन नहीं दिया। टू इंजेक्ट फैक्चुअल डाटा इनटू डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक अपहीवल विदाउट मॉडलिंग, आहा, ये हुई ना बात। तो अगर आप मेरे साथ हो और अगर आपने मुझसे ये वाला स्लाइड ओपन करवाया था तो यहाँ पे बुरा था। ये जो पेपर था ये शॉर्ट ऑफ मॉडलिंग दी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम सोसाइटल कॉस्ट, ये जो पेपर था ये सोसाइटल कॉस्ट और लेबर इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर पाया। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा। तो दी टू इंजेक्ट फैक्चुअल डाटा तो इसने दिया डिस्कशन में ऑन इकोनॉमिक अपहीवल पे विदाउट मॉडलिंग सोसाइटल कॉस्ट, ये आंसर हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेट दैट टेम्पोरल डिफरेंशियल, डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो आज की क्लास, अब मेरी बात सुनो, जिन स्टूडेंट को टफ लग रहा है, नहीं बन रहे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके आंसर आ रहे हैं उनसे भी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं बनते थे। आप बस जुड़े रहिए और जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्वेश्चंस, आप बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट दें, कोई सा भी मॉक टेस्ट आप उठा करके दें, तो आरसी को ऐसे टैकल करें। पहले क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। मैं यकीन कहता हूं आपको मॉक टेस्ट इजी लगेंगे। आप कहोगे अरे यार तो बहुत ईजी है, मजा आपको यहीं आएगा। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बाकी पूरी दुनिया कह रही होगी बहुत टफ था, बहुत टफ था, आप कह रहे होगे सर जैसा आप कराते हो वैसे ही आए। देख लेना, अभी हमारी स्टार्टिंग है। अभी देखो, जैसे जैसे आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे, फ्लो बना के रखोगे, तो आपसे क्वेश्चंस आराम से बनने लगेंगे। अभी आप पता है क्या कर रहे हो? अभी आप है ना क्वेश्चन पढ़ा, आंसर कौन सा, ऐसे नहीं करना होता। ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर कहां होगा, मतलब उस क्वेश्चन में क्या मीनिंग है, वो मीनिंग हमने कहां पढ़ा, उसमें वो मेन बात क्या कह रहा है, वो मेन बात आपको निकालनी। आपको लाइन ढूंढ के आंसर नहीं करना है। ये है मेरे क्वेश्चंस, और ऐसे ही मैं बनाता रहूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट्स करिएगा कैसी लगी आज की क्लास। और अगर आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आरआरबी पीओ मेंस के लिए मैंने 200 मेंस क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। कल इसकी पहली क्लास हो चुकी है। कल हमने रोड मैप और मॉक नंबर 1 मैंने आप लोग को दिया है अटेम्प्ट करने को। आज 3 बजे इसकी क्लास है। आज 3 बजे हम लाइव मॉक करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेंस के लिए। 5 मॉक टेस्ट अपन करने वाले हैं।
ये हमारा कोर्स है 299 में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश अधिकार कोर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप लर्निंग नीति वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक पोस्टर मिलेगा, इंग्लिश अधिकार, आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी 45 क्लासेस पहले की पड़ी हुई हैं, जो लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मींस हुआ था। अभी फ्रेश क्लासेस भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलें आगे। आगे क्या मतलब, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए थैंक यू।